जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। साथियों, रात 9 बजे वाला सेशन आपको नहीं मिल पाया था, इसी वजह से उसी की भरपाई में ये सुबह आपको सेशन मिल रहा है। सुबह 9 बजे का भी समय रखा गया था, लेकिन उसके बावजूद सुबह 9 बजे भी नहीं हो पाया। अच्छा, दुर्भाग्यवश जो भी चीज़ें रही, लेकिन फिर भी जो कहा गया है उस पे कहने का प्रयास किया जा रहा है आपके सामने, और ये सेशन आपके सामने उपलब्ध होकर लेकर आपके बीच में प्रस्तुत होना हुआ है। साथियों, आज का जो टॉपिक है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से। साथियों, बीते दिनों याद होगा हम लोगों ने स्टार्ट किया था आधुनिक भारत के इतिहास के सीरीज, और घटना चक्र यानी इसका जो सोर्स है वो घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक है, जिसमें आप लगातार साथी मुझे लगता है जितने टॉपिक होंगे लगभग कवर कर लिए हैं, और ये मुझे लगता है अंतिम टॉपिक है आज का घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक से आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज का। आज साथियों इसी को हम लोगों को कवर करना है। आप लोगों को क्या करना है, आप सभी साथी अपने और सारे साथियों को बुला लीजिए, बता दीजिए कि सेशन रात में ना होकर के दिन में भी हो गया है, बाकी रात में भी सेशन होगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस सुबह वाले सेशन को भी और इसी का दूसरा पार्ट, क्योंकि बड़ा सेशन है ये, यानी बड़ा ये टॉपिक बड़ा है, तो इस वजह से रात को भी कुछ क्वेश्चन इस पे कराए जाएंगे, तो आप तैयार रहिए और जुड़ जाइए भाई। चलिए बिना समय बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बहुत बहुत स्वागत है उन विद्यार्थियों का जो भी सेशन को देख रहे हैं, या जो भी सेशन को लाइव देख रहे हैं, या जो भी सेशन को लाइव के बाद में देख रहे हैं। मतलब सबका स्वागत है, सब लोग लगातार। हाँ, एक काम और करिएगा, जितना आप पढ़िएगा प्रयास करिएगा शॉर्ट नोट्स बनाने का। मैंने कहा है शॉर्ट नोट्स, किसी कहीं भी आप ऑफलाइन संस्थान में हैं, ऑनलाइन संस्थान में, वो अलग विषय, वहाँ पर तो फुल नोट्स आपका होगा पूरा बड़ा बड़ा, लेकिन यहाँ एकदम शॉर्ट में आपको केवल वर्ड बाय वर्ड चीज़ों को नोट करना है, नोट के करके मुझे लास्ट में आपको सेंड भी करना है। स्टार्ट करते हैं साथियों। लिखा हुआ है गवर्नर जनरल में सबसे पहले नाम आता है किसका, क्लाइव का। साथियों, कल वाले बीते सेशन की अगर हम बात करें तो बीते दिन आपका जो बीता दिन आपका हुआ, या मुझे लगता है एक दिन पहले जो बीता सेशन था आपका, उसमें हम लोगों ने चर्चा की थी किसके विषय में, ये हम लोगों ने कल वाले सेशन बात की थी क्षेत्रीय राज्य के विषय में। जो क्षेत्रीय राज्य थे जिसमें पंजाब शामिल था और मैसूर शामिल था। यहाँ देखिए, आपने जब घटना चक्र वाली बुक से चीज़ों को कवर करने का काम किया था, तो याद करिए हमने अगर पंजाब की चर्चा की थी, अगर हमने पंजाब की चर्चा की थी, तो पंजाब की स्टार्टिंग हो रही है रणजीत सिंह जी से, यानी सुकर चकिया मिसल जो हो रही है, सुकर चकिया मिसल, यहाँ के जन्मे व्यक्ति महासिंह के यहाँ जन्म रहे हैं रणजीत सिंह जी 1780 में 13 नवंबर को। मैंने कहा था 12 नवंबर को पक्षी दिवस, उसी के एक दिन बाद इनका जन्म हो रहा है। साथियों, रणजीत सिंह जी के विषय में बहुत चीज़ें आप जानते हो, अलग विषय है, लेकिन सबसे पहली बात आपको ये जानना चाहिए, रणजीत सिंह जो थे यही व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, यानी इन्हीं को कोहिनूर हीरा दिया गया था। किसके द्वारा, यानी अफगानिस्तान के अमीर थे जिनका नाम था जमान शाह, ठीक है ना, उनके द्वारा इनको दिया गया था कोहिनूर हीरा। ठीक बात है, एक तो क्वेश्चन ये बेसिक का क्वेश्चन हो गया सबसे। दूसरा, इनके विषय में क्या था, इनको लाहौर पर अधिकार करने, यानी लाहौर पर भी इन्होंने अधिकार किया था। याद करिए, जब यहां से लौट रहा था एक व्यक्ति, याद करिए जब उस समय, अच्छा एक सेकंड, हाँ, तो उस समय ये लौट रहा था लाहौर से। यहाँ मैंने क्या कहा साथियों, यहाँ मैंने बात किया था किसकी, हमने बात की थी किसकी, हमने बात की थी जब इनको कोहिनूर हीरा प्रदान किया गया था। तो आपको याद होगा, आप सारे लोग बताइएगा, इनको कोहिनूर हीरा किसके द्वारा प्रदान किया गया था। ये सारे विद्यार्थी आप लोग बता भी सकते हैं, जानते भी होंगे। मैंने कहा दो व्यक्तियों का, अगर मैंने मुस्लिमों में दो व्यक्तियों का नाम लिया था, एक जमान शाह का और दूसरे व्यक्ति का नाम था क्या, शाह सुजा का। याद है सारे लोगों को। अब देखिए यहाँ पर अगर जमान शाह की बात करें, तो ये तो आक्रमणकारी था जो भारत में आया था, यानी आक्रमण करते समय इनके ऊपर, और लौट के जब जा रहा है तो लौटते समय इसकी चिनाब नदी में गिर गई थी तोपें, जिसको इन्होंने भिजवा दिया था। भिजवाने के बाद इसने क्या कर दिया, इसने कहा अब लाहौर पर आप लाहौर के सूबेदार हो जाइए। कौन, रणजीत सिंह, और उनको रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दे दी। जबकि ये शाह शुजा नाम का अमीर जो था वो अफगानिस्तान का था, इसने ही कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। किसे, ये प्रदान किया था राजा रणजीत सिंह जी को। ठीक है, अच्छा ठीक है, याद करिए रणजीत सिंह जी हैं जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि चूंकि इनकी एक आंख ही केवल थी ना, तो इसके विषय में इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, भगवान ने मुझे एक आंखें दी है केवल इस वजह से ताकि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देख पाऊं। याद है आपको, अच्छी बात है। अब देखिए, यानी इसके बाद आपने दो तीन नाम सुने थे, जैसे खड्ग सिंह का नाम सुना आपने, दिलीप सिंह का। खड्ग सिंह को आपने सुना कि खड्ग सिंह जो था वो अफीम खाने की आदत थी, उनका पुत्र था ये
खड्ग सिंह का नाम आपने सुना, खड्ग सिंह, और उसके बाद में आपने नाम सुना किसका, खड्ग सिंह के बाद दिलीप सिंह का नाम सुना। खड्ग सिंह तो आप कह रहे हैं ये तो नशेड़ी व्यक्ति हो रहा है, यानी अफीम का नशा कर रहा है ये व्यक्ति। लेकिन दिलीप सिंह के विषय में आपने कहा कि इन्होंने रूस की यात्रा की, इन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और बाद में इनकी मृत्यु भी पेरिस फ्रांस में हो रही है। और अंत में इनके विषय में ऐसे हुआ कि इनकी समाधि भी कहाँ पर हुई, यानी अंतिम संस्कार भी इनका इंग्लैंड में हुआ। ये सारी बातें आपने दिलीप सिंह के विषय में पढ़ ली थी, याद है आपको? बहुत बढ़िया। आपको याद होगा जब दिलीप सिंह से क्या हो रहा है, ये अधिकार छीन लिया जा रहा है, पंजाब का विलय हो जा रहा है दिलीप सिंह के समय में, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में समाप्ति के बाद। तो उसी समय क्या हो रहा है, उसी समय डलहौजी नाम का व्यक्ति है, ये आपका 1849 की स्थिति आएगी मुझे लगता है। तो ये क्या होगा उसी समय राज्य हड़प नीति ले आएगा, ठीक है ना। यानी जब ये राज्य हड़प नीति लेकर आएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अच्छा, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, लॉर्ड डलहौजी, ये क्या करेगा, ये पंजाब का पहले चीज तो विलय कर देगा, पंजाब का विलय करेगा। और विजय करने के बाद में वहाँ शासन कैसे चले जाएगा, वहाँ पर 3 सदस्यों की एक टीम होगी, जिसके द्वारा, यानी जिसके अध्यक्ष होंगे लॉरेंस नाम के व्यक्ति, वो हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष होंगे, बाकी 2 सदस्य और थे, अब पंजाब का शासन चलाएंगे। इसके बाद साथियों आपने लिखा था अब बातें मैसूर की हो जाएगी। तो मैसूर के विषय में आपको याद होगा कि मैसूर की यात्रा स्टार्ट करते हैं तो नाम आता है हैदर अली का, हैदर अली से यात्रा स्टार्ट करते हैं। और इसी के संबंध में आप कहें सबसे मेन यहाँ के लिए ये है, यहाँ के लिए सबसे ये है कि यहाँ पर आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, यानी पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। तो पहला हुआ आपका हैदर अली और वेरलेस्ट के विषय में, यानी हैदर अली हो रहे हैं और इनके युद्ध हो रहा है किसके बीच में, इनका वेरेलस्ट या अंग्रेजों के बीच में युद्ध हो रहा है, जिसमें हैदर अली की क्या हो रही है, विजय हो जा रही है। या दूसरी बात, इसी वजह से अंग्रेजों को करनी पड़ी है मद्रास की संधि, और ये मद्रास की संधि आपकी 1769 में हो रही है। यानी पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ ये समाप्त हुआ मद्रास की संधि के बाद, ठीक बात है। अगर दूसरे की बात करें सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये भी हैदर अली ही है, यानी इसमें हैदर अली एक तरफ है, हैदर अली के साथ में निजाम है और हैदर अली के साथ में मराठे हैं। ये तीनों लोग मिल करके क्या कर रहे हैं, ये लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ कर रहे हैं। और जिसमें अंग्रेजों की तरफ से बात कर रहे हैं, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से एक व्यक्ति जिसका नाम था कर्नल बेली। तो ये अंग्रेजों के यानी वर्सेज अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध भी हो रहा है, ठीक है ना, ध्यान करे रहिएगा, याद है आपको। दूसरा वाला जो युद्ध हुआ ये समाप्त होगा आपका कहाँ से, तो ये समाप्त होगा आपका, एक संधि हो रही है मद्रास मंगलौर की संधि। अच्छा, तो इसके बाद क्या होगा, उसी संधि के बाद ये वाला युद्ध भी आपका सेकेंड वर्ल्ड वार आपका मंगलौर की संधि के साथ सेकेंड आपका आंग्ल मैसूर युद्ध भी आपका समाप्त हुआ, ठीक है। आप जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध की जब बात करेंगे, तो ये टीपू सुल्तान के समय में हो रहा है। और ये टीपू सुल्तान और यानी टीपू और अंग्रेजों के बीच में हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है याद करिएगा, इसकी संधि हो रही है रंगपट्टनम की संधि हो रही है। और रंगपट्टनम की संधि के बाद ये मैंने कहा तीनों की तिथि अगर बता दूं, आपको याद होगा पहला आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1767 से 69 के बीच में हुआ, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ, फिर तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 90 से लेकर के आपका 92 तक हुआ। यानी यहाँ 69 में हुई आपकी मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि और रंगपट्टनम की संधि, तीनों में, ठीक है ना, तब जाके समाप्त हो रहा है। और अगर चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आपका हुआ था 1799 का स्थिति है, जिसमें टीपू सुल्तान की क्या हो जा रही है, मृत्यु भी हो जा रही है इसमें। तो ध्यान करे रहिएगा, इतनी बातें आपके लिए संपन्न हो गई ये कल वाले नोट्स से, ठीक है ना। अब आज की अगर हम लोग बात करें गवर्नर जनरल वायसराय की, तो आप सारे लोग खूब ध्यान से पढ़िएगा। ये इतनी देर मैंने बोला उन विद्यार्थियों के लिए जो कल वाले से, जो पिछले सेशन में नहीं थे या थे भी, तो उनका रिवीजन के लिए, ठीक है ना। मैंने कहा आप लोग अपना नोट्स ओपन करके बैठे रहे होंगे और आपने चीज़ों को रिवीजन किया होगा। कई चीज़ें छूटी होंगी, लेकिन अगर छूटी हैं तो आप रिवीजन करने में तो आप उसको खुद रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं तो आज ही कल ही वाला सेशन हो पाएगा फिर। अब लिखा है साथियों, क्लाइव की बात है। क्लाइव ने क्या किया, यानी क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव का नाम याद होगा, जिसको स्वर्ग से उतरा हुआ आप कहेंगे
एक प्रकार का, यानी इसको स्वर्ग से उतरा हुआ एक प्रकार का राजा की संज्ञा दी गई। किसके द्वारा? सेनापति की संज्ञा दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है ना। क्लाइव जो था इसने डकैत राज्य की स्थापना की थी। ये सब सारी बातें आप सुन चुके हैं पिछले सेशन में। यहाँ क्लाइव की जब बात करेंगे तो इसके समय में सैनिक और असैनिक दोनों सुधार हुए थे, यानी इसने काम करना, चूंकि इसी ने भारत में इस तरीके से राज्य व्यवस्था बनानी स्टार्ट की थी। असैनिक सुधार जब हो रहे हैं तो इसके अंतर्गत क्लाइव क्या कर रहा है? ये क्लाइव ने क्या किया? उपहार लेना और निजी उपहार बंद करा दिया। आई बात ध्यान में? यानी क्लाइव क्या करेगा? ये उपहार लेना बंद कर देगा और निजी व्यापार बंद करा देगा। ठीक है, आपको याद होगा क्लाइव 2 बार बना था, 57 से 60 तक बना, उसके बाद 65 से 67 तक भी बना था। क्लाइव बंगाल का गवर्नर बना था। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं, इसने आंतरिक टैक्स देना अनिवार्य बना दिया, यानी आपने कहा इंटरनल टैक्स इसको लोगों को देना पड़ेगा। ये कैसे सुधार है? ये असैनिक सुधार है, यानी सैनिकों को छोड़ करके। सैनिक सुधारों के अंतर्गत इसने क्या किया? इसने क्लाइव ने आज्ञा दे दी कि दोहरा भत्ता बंद हो जाएगा तथा जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलेगा जो बिहार तथा बंगाल की सीमा से बाहर कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना, आप जान गए। यहाँ पर मैंने कहा अगर मेंस आप लिखेंगे तो वहाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए होंगे, लेकिन अगर आप प्री स्तर की तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्जाम के बेसिक स्तर की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर केवल हाईलाइटेड क्वेश्चन आपके लिए जरूरी होंगे। ध्यान करे रहिएगा इस सेशन से। अगले क्वेश्चन पे साथियों लिखा है अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग्स ने क्या किया? सर्वप्रथम 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, देखिए ये अब स्टार्ट हो जा रहा है क्या? भारत का संवैधानिक विकास। आगे जब भारत का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे 1773 से, तो वहां की बात अब यहाँ इन्हीं के में देवा है। लिखा हेस्टिंग नाम के जब व्यक्ति आए, ये अपने प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत हेस्टिंग ने क्या किया? 72 की स्थिति है जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेशानुसार इन्होंने क्या किया? इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा, यानी बंगाल में द्वैध शासन समाप्त हो रहा है। ठीक है, अच्छा, और राजकीय कोषागार जो हुआ करता था ये कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? ये मुर्शिदाबाद ट्रांसफर कर दिया। मुर्शिदाबाद लिखा है, मुर्शिदाबाद से कहाँ ट्रांसफर कर दिया जा रहा है? कलकत्ता। ध्यान कर, तो पूछा जा सकता है अभी आगे क्वेश्चन कि किसके समय में बंगाल का द्वैध शासन समाप्त हुआ? तो आपको बताना है सर हेस्टिंग थे। किसके समय में राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ट्रांसफर किया गया? तो हेस्टिंग है। आगे किसके समय में किसका विचार था कि समस्त भूमि शासक की है? तो ये आपका हेस्टिंग का विचार था। आगे किसने कहा कि किसने राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए किसने परीक्षण व अशुद्धि के नियम को अपनाया? तो ये भी हो जाएंगे हेस्टिंग, जिन्होंने राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए ट्रायल और एरर मेथड को अपनाया। अगला अब देखिए आगे आते हैं, लिखा हुआ रेगुलेटिंग एक्ट की बात। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। आप सारे लोगों को ध्यान होगा अगर आप संविधान पढ़े हुए तो। यहां लिखा है ब्रिटिश संसद क्या कर रही है? द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था बनाई गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष होगा, 4 सदस्य होंगे। अच्छा, अध्यक्ष को ही बना दिया गया क्या? गवर्नर जनरल। अब ये सब किसके समय की बात हो रही? ये सब आपकी हेस्टिंग के समय की बात हो रही। वारेन हेस्टिंग 1774 में बंगाल का पहला क्या बना? गवर्नर जनरल। अभी तक आपने क्या पढ़ रहे थे? अभी तक आप पढ़ रहे थे बंगाल का गवर्नर, अब पढ़ रहे हैं आप बंगाल का गवर्नर जनरल। चलिए अब आगे आते हैं भाई, इसके आगे, यानी हेस्टिंग जो हो रहा है ये बंगाल का गवर्नर जनरल बन रहा है। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है, इसके समय ही राजकीय कोषागार का ट्रांसफर हो रहा है। इसके मतलब आप अभी कुछ देर तक नाम सुनेंगे, केवल वारेन हेस्टिंग का नाम सुनेंगे, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश अनुसार द्वैध शासन समाप्त भी करवा रहा। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग के द्वारा मजबूती से रखी गई। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जन प्रशासन की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा। आगे लिखा हुआ है जिस पर ऊपरी संरचना कार्नवालिस ने तैयार की थी, यानी बाद में ऊपरी संरचना में पहले इन्होंने ही नींव रख दी। कार्नवालिस के समय न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानूनों में सुधार, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार, व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। आगे लिखा है यहाँ पर, लिखा है 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हो गया। ठीक है ना। अच्छा, 1784 की बात कर रहा है एशियाटिक। अब देखिए आप याद करेगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जब स्थापना हो रही तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भी हेस्टिंग था। 1784 की बात कर, क्योंकि वारेन हेस्टिंग जो था ये 1774 से 85 तक लगातार आप देखेंगे इतने समय तक रहने वाला ये गवर्नर जनरल होगा बंगाल का। सुरक्षा प्रकोष्ठ, घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग तथा वेले जली संबंधित थे।
वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण इस पर महाभियोग, तो पूछा जा सकता है कौन सा बंगाल का गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग भी लगा था, तो ये आपका वारेन हेस्टिंग के ऊपर भी ये मुकदमा वगैरह लगा था। आगे आते हैं साथियों, यह लिखा हुआ है इस पर मुकदमा तो चल गया, लिखा हुआ है जो कि 1788 से लेकर 95 तक चलता रहा, लेकिन ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसकी सभी दोषों से मुक्ति, यानी इसने अच्छा काम भी अंग्रेजों के हिसाब से उसने बड़ा अच्छा काम किया था यहाँ भारत में राज व्यवस्था स्थापित करने की, तो इस वजह से उसको क्या किया गया, दोषों से मुक्त कर दिया गया। आगे, रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित थी, कुछ नीतियां जो उन्होंने बनाई थी। इसने नीति बनाई कि कंपनी का भारतीय रियासतों के समानता के लिए संघर्ष होगा। अगला, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति तथा घेरे की नीति लेकर आया। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति लाया, अधीनस्थ संघ की नीति और बराबर के संघ की नीति, ऐसे प्रकार की कुछ रियासतों के लिए ब्रिटिशर्स ला रहे हैं तमाम प्रकार की नीतियां। आगे, फौजदारी फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। आगे, इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया था। अच्छा ठीक है, लेकिन कॉर्नवालिस ने इसे सुदृढ़ बनाया। याद कर रहिएगा, दीवानी और कचहरी के संबंध में कोई मामला हो रहा है तो हेस्टिंग के समय में ही प्रारंभ हुआ, बाकी कॉर्नवालिस ने मजबूत बनाया। शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी गई। अब आगे लिखा, 1787 में जिले के प्रभारी कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिए गए। किसके समय में? हेस्टिंग के समय में। लिखा है, अच्छा नहीं, 74 से 85 तक की बात आपने की थी, अब आगे बदल जा रहा है। इसके अतिरिक्त इन्हें फौजदारी शक्तियां और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दिया गया। आगे 90 से 92 के बीच की बात कर रहा है, जब भारतीय न्यायाधीश से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय, 3 बंगाल हेतु और 1 बिहार हेतु। तो याद करिए 4 ऐसे प्रकार के न्यायालय, यानी भ्रमण न्यायालय का अर्थ हो गया कि यानी आप करेंगे एक स्थान पर स्थिर नहीं रहेंगे, सुनवाई कहीं भी कर सकते हैं। इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति द्वारा भारतीय काजी एवं मुफ्ती के सहयोग से की जाती। काजी और मुफ्ती के सहयोग से की जाती, यानी आप करें मुस्लिम मामला कोई अगर हुआ तो उसके मामला हो रहा उसको करने वाली बात। लिखा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशेषता का नियम, ध्यान कर रहिएगा, पूछा जाएगा कानून की विशेषता का नियम किसके द्वारा था, तो कॉर्नवालिस के द्वारा। लिखा, कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। लिखा है, यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। इसके तहत उसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक किया। कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियां ले ली गई तथा उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियां ही रह गई। साथियों, मैं फिर बता दूं आपसे, आज वाले सेशन का जो आपको नोट्स बनाना है वो इसको नोट्स को पढ़ते हुए नहीं बनाना है, क्योंकि ये नोट्स पढ़ते हुए बनाएंगे तो आपका ज़्यादा हो गया। ये आपको बनाना है जब रात 9 बजे वाला सेशन आएगा प्रश्नोत्तरी पर, तो प्रश्नोत्तरी देख करके आपको बनाना है, तब आप बढ़िया नोट्स बना पाएंगे इस पर कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आज ये नोट्स ही बड़ा है, यानी आप करिए जो थियरी पढ़ रहे हैं यही बड़ा है। लिखा हुआ है यहाँ पर कॉर्नवालिस के विषय में, जो 86 से 93 तक रहा एवं 30 जुलाई 5 से लेकर के 5 अक्टूबर 5 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा, यानी इसकी मृत्यु 1805 में। अब पूछा जाता है ये भी कि किस गवर्नर जनरल की मृत्यु जो होती थी, यानी किसकी समाधि स्थल गाजीपुर में है, तो ध्यान करेगा वो कॉर्नवालिस नाम का व्यक्ति है, ये अपने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, यहीं पर इसकी कब्र भी है, यहीं पर इसकी मृत्यु हुई थी। अब आगे सुनिए, लिखा वेले जली, फिर क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है। लिखा, वेले जली नाम का जो व्यक्ति है बंगाल का गवर्नर जनरल, लिखा इसने सहायक संधि जब स्टार्ट की थी, तो लिखा है इसके संबंध में, यानी ये अच्छा सहायक संधि को जो स्वीकार करने वाला कोई भारत का राज्य हो रहा है तो वो पहला कौन सा, हैदराबाद हो रहा है जिसने पहली बार। तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, इसको भी आप साइड में नोट कर लीजिएगा। अगला लिखा, बसीर की संधि दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। तो ध्यान करिएगा, बसीर की संधि किसके बीच में हुई थी, तो बाजीराव पेशवा सेकेंड और अंग्रेजों के बीच हुई थी। ठीक बात है ना। चलिए आगे आते हैं, एक सेकंड भाई, चलिए आगे आते हैं साथियों। लिखा है, वेले जली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार बाजीराव पेशवा। फिर ये भी नोट कर लीजिएगा, यानी वेले जली ने अपने कहा जब सहायक संधि आपकी लाई तो पहला राज्य तो हैदराबाद, लेकिन पहला पूछ रहा है पहला मराठा कौन था, तो ये सरदार बाजीराव सेकंड जो है पेशवा, इन्होंने ही क्या किया था, स्वीकार किया था सहायक संधि को, उसको पहली बार स्वीकार किया था वेले जली की। तो ध्यान करेगा, सहायक संधि लाने वाला व्यक्ति कौन, वेले जली, स्वीकार करने वाला भारत का पहला राज्य तो हैदराबाद, और आप कहेंगे पहला मराठा सरदार तो पेशवा बाजीराव सेकंड।
इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में पुनः स्थापित करने के साथ लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उसके राज्य में रखने का वादा किया, जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए आय वाले क्षेत्र प्रदान करने की सहमति जताई। ये किसके विषय में आप सुन रहे हैं साथियों? ये अभी तक आप मराठों के विषय में सुन रहे हैं, ठीक बात है ना। चलिए साथियों, ये वाला सेशन कई सेक्टर में हो जाएगा, स्वास्थ्य की कुछ समस्या भी है, तो हाँ ये है कि आप क्या करिएगा, सारे सेशन आपको दिन में कुछ कुछ देर पे आपको मिलते रहेंगे, ठीक बात है। तो आप यूट्यूब चाहे अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, यानी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, चूंकि ये सेशन आपको यानी इस पर आपको वीडियोस मिलते रहें। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।